डियर बुलबुल, साल महीने दशक बीत गए, पर आपको दिया वादा आज तक मेरे जहन में ताजा है। सोचा था कौन बनेगा, करोड़पति के मंच से अपने प्यार का इजहार करूंगा, अपना सच आपको बताऊंगा, पर यह हो न सका। लेकिन आपको यह जानने का हक है कि मैं कौन हूं और मेरा पूरा सच क्या है। भले ही यह केबीसी का मंच न हो, आज मैं पूरी दुनिया को अपना सच बताने के लिए, आपके साथ जो अन्याय मैंने किया उसके प्रायश्चित के लिए यह एनिमेटेड फिल्म बना रहा हूं। बुलबुल, आज मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूं जो अब तक किसी को नहीं बताया। वो सच जिसने मेरी जिंदगी को साईं बाबा के संकेत से जोड़ा और जिसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बेटे की है जो अपनी मां के सपनों के लिए जीता है, और हर उस मां की जो अपने बच्चे में खुद का खुशियां देखती है। मैं चाहता हूं दुनिया इस कहानी को जाने, महसूस करे और इसे आगे बढ़ाए, क्योंकि ये साईं की लीला है, इंसान की नहीं। मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत होने के कारण मेरी मां के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पर मेरी मां ने हिम्मत नहीं हारी। वह चाय बेचकर मेरा भरण पोषण करती रही, मेरी उज्जवल भविष्य का ताना बाना बुनती रही। मेरी मां हमेशा साईं बाबा से प्रार्थना करती कि जो जीवन उन्होंने जिया है वह मुझे जीना ना पड़े। इसी उम्मीद में उन्होंने मुझे सेंट साई सैनिक स्कूल हॉस्टल भेजा ताकि मेरी पढ़ाई सही राह पर चले। मैं भी यही चाहता था कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूं और अपने मां का नाम रोशन करूं। उन्होंने मेरे लिए बहुत दुख सही है, और संयोग देखे, वहां भी हर सुबह साईं बाबा की आरती होती, जैसे साईं खुद मेरे सफर का मार्ग तय कर रहे हो। कुछ साल सब ठीक चला, पर एक दिन सब बदल गया। महीनों से फीस नहीं भरी जा रही थी, छुट्टियों में घर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। इसलिए अब मन बेचैन रहने लगा, मां की याद हर पल आने लगा। पर मैं था असहाय, हॉस्टल का फीस न अदा करने पर हो गया था। अब मैं एक कैदी। अब हॉस्टल में मेरा मन भटकने लगा। हर पल मां की याद मुझे सताने लगी। अब मैं किसी हाल में अपने मां से मिलना चाहता था, पर हॉस्टल के फीस बकाया होने के कारण मुझे घर जाने की अनुमति नहीं थी। अब मैं मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना करता कि अगर मैं सही सलामत घर को पहुंच जाऊं तो मैं साईं बाबा के मंदिर शिरडी जाकर 101 लड्डू चढ़ाऊंगा। और संयोग से एक दिन मुझे मौका मिला और मैं हॉस्टल के 4 दीवारी को फांद वहां से भाग निकला। जब घर पहुंचा तो मां की हालत देख मैं समझ गया कि वह मेरे हॉस्टल के फीस नहीं भर पा रही थी। वह बीमार और बहुत कमजोर थी। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा भगवान से विश्वास उठ गया और मैंने साईं बाबा को दिया वादा, 101 लड्डू का दान को भुला दिया। अब मुझे कुछ याद था तो वह था अपने मां को एक अच्छा जीवन देना है, उनका नाम दुनिया में रोशन करना है। अब जीवन का एक ही मकसद था, पढ़ लिखकर अपने मां का नाम रोशन करना। इस उम्मीद के साथ मैंने फिर से स्कूल में दाखिला लिया और फिर से मैं पूरी मन से पढ़ाई शुरू कर दी। एक तरफ मेरी मां मेरा सहयोग करने के लिए पूरी तरह से खुद को झोंक दिया। वह एक एक पैसा बचाकर
मेरे हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। इस तरह दिन महीने साल बीतने लगे और मैं भी अब बड़ा होने लगा। कक्षा दर कक्षा पास करता हुआ मैं कक्षा 10 में कदम रखा और यही से एक बदलाव मैंने अपने भीतर महसूस किया। मुझे पहली बार किसी से प्यार हो गया। पहली बार जब प्यार हुआ तो मानो जीवन में एक उमंग जागी। लगा कि इनके साथ अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बीता दूंगा। अब मेरा पूरा समय स्कूल में उस लड़की के आगे पीछे बीतने लगा। अब मैं उन्हें हर पल ढूंढने लगा और एक दिन मैंने हिम्मत कर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया, पर उसने मेरे प्यार को यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं गरीब चाय वाली के बेटा हूं, मेरा किया औकात और हैसियत है। और उस दिन मुझे पहली बार बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ और मैं बहुत दुखी और बेचैन सा रहने लगा। प्यार में असफलता और शर्मिंदगी ने मुझे अवसादग्रस्त कर दिया, जिनका असर अब मेरे पढ़ाई लिखाई में पड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि मैं साल 2000 पहली बार कक्षा 10 के इम्तिहान में असफल हो गया। अब तो मानो मेरे सारे सपने और उम्मीद ही टूट गए। मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। मां के लिए जो अच्छा जीवन का सपना देखा था वह चकनाचूर हो गया। दुख और शर्मिंदगी ने मुझे खुद से चिढ़ होने लगा और मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर मेरी मां मुझे समझाती, जो हुआ सो हुआ, फिर से मेहनत कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे भीतर एक अलग ही दुख पनप रहा था। शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि मैं एक गरीब चाय वाली का बेटा हूं। इसलिए अब मैं सभी से दूर रहने लगा। खुद को कमरे में बंद कर मैं सिर्फ टीवी देखा करता। यही मेरे समय बिताने का एक जरिया बन चुका था। और फिर एक दिन साल 2000 मैंने टीवी में अमिताभ बच्चन जी को एक नए अवतार में देखा। वह पहली बार टीवी में कौन बनेगा करोड़पति क्विज शो लेकर आए, जो मुझे रोमांच से भर दिया। कौन बनेगा करोड़पति शो एक ऐसा शो था जो आम लोगों को अपने सपनों को साकार करने का मौका दे रहा था। इसलिए ये मेरे लिए उम्मीद का किरण बनकर सामने आया। अब हर दिन के बीसी शो देखना, उनमें पूछे गए सवाल जवाब को अपने डायरी में लिखना, अमिताभ बच्चन जी के बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, यह जीवन का एक मकसद सा बन गया। अब कौन बनेगा करोड़पति शो मेरे लिए स्कूल और अमिताभ बच्चन जी मेरे गुरु बन गए और सवाल जवाब जीवन का सबक। जिस तरह एकलव्य ने दूर से अपने गुरु द्रोण के मूर्त को देख शिक्षा लिया था, उसी तरह अब कुणाल अमिताभ बच्चन जी से शिक्षा लेना शुरू किया। और इस बार जरिया बना टीवी। दशवीं फेल होने के बाद जीवन में जो नाउम्मीदी और खालीपन आया था, केबीसी ने मुझे फिर से एक मौका दिया था खुद को साबित करने के लिए। इसलिए पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं केबीसी क्विज शो देखता, उनमें पूछे गए सवाल जवाब अपने डायरी में लिखता, ताकि जब कभी मुझे मौका मिले तो ये डायरी में अपने गुरु सर अमिताभ बच्चन जी को दिखा सकूं। और इस तरह समय, आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगा। साल 2000 से लेकर साल 2001 आ गया। मैंने पूरे लगन से केबीसी एक से जुड़े हर सवाल जवाब को अपने डायरी में लिख एक रिकॉर्ड बनाया। अब वक्त था अमिताभ बच्चन जी को अपने हाले दिल बयां करने का।
मुझे विश्वास था कि अमिताभ बच्चन जी मुझ अनोखे केबीसी फैन को जरूर सराहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैंने कई पत्र अमिताभ बच्चन जी के नाम लिखे और अपने हाले दिल बयां किए। कई पत्र लिखने के बाद भी मुझे अमिताभ बच्चन जी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला, पर मेरी कोशिश जारी रहा। केबीसी 1 के सारे सवाल जवाब लिखने के बाद साल 2005 फिर से अमिताभ बच्चन जी केबीसी 2 लेकर आए और मैंने फिर से अपना सिलसिला जारी रखा। इस तरह जीवन एक उम्मीद और आश के साथ बीत रहा था कि एक दिन मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलूंगा, वह मेरे कोशिशों को जरूर सराहेंगे। और एक दिन केबीसी 2 के दौरान एक दिन मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन जी को पेट में दर्द उठा है, जिनके कारण केबीसी 2 को बंद करना पड़ा। अमिताभ बच्चन जी के सेहत खराब होने के कारण केबीसी 2 बंद हो जाने के कारण अब मैं बेचैन सा रहने लगा। एक उम्मीद जगी थी, वह अब धूमिल सा लगने लगा। क्यों जीवन में हर बार बदनसीबी और मायूसी मिल रही है, यह अब समझ से बाहर होता जा रहा था। और एक दिन मैंने सपने में साईं बाबा को देखा, जो मुझ पर हंस रहे थे। जब नींद खुली तो मुझे सब कुछ अब समझ में आने लगा। हॉस्टल से भागते वक्त मैंने साईं बाबा को जो वादा 101 लड्डू का दान किया था, वह अब तक अधूरा है। जीवन में इतने दुविधा और कठिनाई क्यों आ रही थी, वह अब समझ में आ चुका था। मैंने अपना वादा तोड़ा था, जिसे अब निभाना होगा। जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं शिरडी मंदिर जाऊंगा और साईं बाबा को दिया वादा 101 लड्डू का दान करूंगा। यही मेरा प्रायश्चित है। इस संकल्प के साथ मैं पहली बार महाराष्ट्र साईं बाबा की कर्म भूमि शिरडी पहुंचा, जहां पहुंचते ही मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने साईं बाबा के समाधि पर माथा टेक अपने हर भूल की माफी मांगी। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने साईं बाबा के नाम से 101 लड्डू गरीब लोगों में बांट अपने वादे को निभाया। साईं बाबा का दर्शन कर अपने वादे को निभा। मैंने साईं बाबा से अपने मां और अमिताभ बच्चन जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना किया। इस तरह साईं बाबा फिर से मेरे जीवन से जुड़ गए और मैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ घर को वापस आया। बचपन से एक नाम हर वक्त मेरे जीवन से जुड़ा रहा और वह नाम साईं बाबा है। शिरडी से घर आते वक्त मैंने साईं बाबा की जीवनी श्री साईं सच्चरित्र नाम का किताब साथ ले आया था। यह साईं बाबा की अद्भुत जीवनी तथा उनके अनमोल उपदेश का संग्रह है, जिन्हें मैं अब अध्ययन करूंगा। साईं बाबा की जीवनी श्री साईं सत्य चरित्र का अध्ययन करते हुए मुझ में असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होने लगी और इस तरह समय भक्ति भाव में बीतने लगा। और एक दिन साल 2006 विश्वकर्मा पूजा। हर साल की तरह इस साल भी मैं मेले में घूमने गया और घूमता घूमता अचानक मैं एक लड़की से टकराया। उस लड़की को देखते ही मुझे लगा जैसे मैं उसे सदियों से जानता हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, यानी पहली नजर में ही मुझे उनसे प्यार हो गया। मेले में मैं उसे दूर से ही देखता रहा और वह लड़की मुझसे अनजान वहां घूम रही थी और अचानक वह मेले में कहीं गुम हो गई। और जब मैं भी मेले से घूम घर को पहुंचा तो बार बार उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मुझे उनसे प्यार हो गया था। अब मैं हर दिन उस लड़की को खोजने के लिए निकल पड़ता, पर हर बार मुझे मायूसी ही मिलती। पर मैंने भी ठान लिया कि उस लड़की को मैं ढूंढ निकालूंगा।
और ढूंढता ढूंढता एक दिन मुझे वह लड़की दिख ही गई। मेरे यहाँ एक बड़ा मैदान है जहां अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करता था। वहां पर ही एक मंदिर भी है। वह लड़की को उस मंदिर में मैंने पूजा करते हुए देखा। बहुत दिनों बाद मुझे उस लड़की का पता चला था, इसलिए इस बार मैं उनके घर का पता करना चाहता था। संयोग से उस लड़की का घर उसी मैदान से सटे एक बिल्डिंग में था जहां अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करता था। अब मैं हर दिन मैदान जाने लगा और दूर से उस लड़की को देखता रहता और वह मुझसे बेखबर अपने सहेलियों के साथ कहीं ना कहीं मुझे नजर आ जाती। उसे देख मन प्रफुल्लित हो जाता। और एक दिन मुझे किसी से यह बात पता चली कि उस लड़की का नाम बुलबुल है। कुणाल को मिली बुलबुल, क्या ये ईश्वर का कोई संकेत है? वक्त के साथ बुलबुल के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। अब वक्त आ चुका है अपने प्यार का इजहार बुलबुल से मैं करूं। पर एक बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। वह था मेरा अतीत, एक 10वां फेल गरीब चाय वाली का बेटा। इसलिए मैं अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत जुटानी ही होगी और अपने अतीत को बुलबुल से अब भी छिपानी होगी। मैं बुलबुल को किसी हाल में खोना नहीं चाहता। पहली बार जब प्यार हुआ था तो मुझे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि मैं एक गरीब चाय वाली का बेटा हूं, इसलिए इस बार मुझे अपना अतीत छिपानी होगी। काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन मैंने बुलबुल का रास्ता रोक अपने प्यार का इजहार किया। मैंने बुलबुल को बताया कि कैसे 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन मेले में पहली नजर में ही मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया था। ये बात सुन बुलबुल मुझ पर भड़क गई और गुस्से में वहां से चली गई। पर मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मैंने बुलबुल से अपने प्यार का इजहार किया। बुलबुल भले मेरे इजहार करने पर मुझसे नाराज हो गई हो, पर अब उसे यह पता चल चुका है कि मैं उनसे प्यार करता हूं। अब मैं आए दिन बुलबुल से अपने प्यार का इजहार करता रहता, पर हर बार वह मुझसे नाराज हो जाती और मुझे डांटती और फटकारती रहती। बार बार इजहार करने पर भी बुलबुल हर बार मुझे नहीं कहती, मुझे डांटती और फटकारती। उनके नजर में मैं एक बुरा इंसान था, पर मेरी कोशिश जारी रही। अब मेरा पूरा वक्त उस मैदान में गुजरने लगा जहां बुलबुल रहती थी। बुलबुल का घर मैदान से सटे एक बिल्डिंग के 4 तलहा में थी। वह कभी अपने खिड़की में तो कभी अपने छत में दिख ही जाती। साल 2007 एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति शो का आगाज हुआ और इस बार केबीसी को होस्ट शाहरुख खान जी कर रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति शो का आगाज होते ही मैं फिर से उनसे जुड़े सवाल जवाब को अपने डायरी में लिखना शुरू किया। फिर से मुझे एक उम्मीद का किरण अपने ओर आकर्षित करने लगा। एक तरफ मैं कौन बनेगा करोड़पति शो से जुड़ा था, तो दूसरी तरफ मैं बुलबुल को मनाने की कोशिश भी कर रहा था। इस तरह वक्त हर पल मेरा मानो इंतहा ले रहा हो। साल 2007 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। एक बार फिर मैंने बुलबुल को अपने प्यार का इजहार किया, पर इस बार भी वह हर बार की तरह मुझे डांटने फटकारने लगी। पर इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने बुलबुल को वादा कर दिया कि आज के बाद मैं उनका रास्ता कभी नहीं रोकूंगा। पर एक दिन पूरे दुनिया के सामने केबीसी मंच से मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। मैंने बुलबुल को बताया कि मैं केबीसी का एक अनोखा फैन हूं, जो केबीसी से जुड़े हर सवाल जवाब लिखकर एक नायाब रिकॉर्ड बना रहा हूं।
साथ ही ये भी बताया कि कुणाल और बुलबुल का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, ये ईश्वर की मर्जी है। इसलिए मैं बुलबुल को आखिरी दम तक चाहता रहूंगा। बार बार बुलबुल के नाराजगी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब यह साबित करूं कि मुझसे ज्यादा उसे और कोई नहीं चाह सकता। इसलिए एक ऐसा वादा कर बैठा जो बहुत ही कठिन और पेचीदा है। केबीसी मंच से अपने प्यार का इजहार करना। यह तभी पूरा होगा जब मैं अमिताभ बच्चन जी को मना पाऊं। और उन्हें मनाने के लिए मैंने केबीसी 1-2 से जुड़े हर सवाल जवाब को लिखकर उनका संग्रह किया है। और अब केबीसी 3 शाहरुख खान जी के केबीसी से जुड़े सवाल जवाब भी मैंने डायरी में लिखना शुरू किया। बुलबुल से वादा किया है, मैं केबीसी मंच से अपने प्यार का इजहार करूंगा। अब उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए, उनकी तैयारी करनी होगी। इस वादे के साथ अब मैं बुलबुल से दूर दूर रहने लगा। अब खुद को साबित करना है तो वादा निभाना होगा, उसे पूरा करना होगा। यहां से शुरू होता है एक अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत, जिसे मैं कोड भाषा में लिखना शुरू करता हूं। और इसका नाम मैंने केबीसी क्रिएटेड केबीसी से कुणाल बुलबुल कोड रखा। जब से बुलबुल से मिला हूं, तब से यही लग रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, कुछ तो है जो मुझे बार बार उनके ओर ले जाता है। इसलिए अब मैं बुलबुल से जुड़े हर बात को अपने डायरी में कोड भाषा में लिखता। उसे लेकर मन में उठ रहे हर बात को अपने डायरी में कोड भाषा में लिखता रहता। जब से बुलबुल से वादा किया है, तब से मैंने फैसला कर लिया है कि अब बुलबुल से कुछ नहीं कहना है। बस बुलबुल को एहसास कराना है कि मेरा प्यार सच्चा है। कहते हैं, जहां सच्चा प्यार होता है, वहां सारे कायनात आपको अपने सच्चे प्यार से मिलाने की कोशिश में लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब भी मैं बुलबुल के आसपास होता, प्रकृति खुशनुमा हो जाती, बिन मौसम बारिश होने लगती। धीरे धीरे बुलबुल भी ये एहसास करने लगी कि हम दोनों के आसपास होते ही प्राकृतिक अपना रंग बदलने लगता है, पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। धीरे धीरे अब बुलबुल भी मुझे चाहने लगी थी, मेरा इंतजार करने लगी थी। वह जब भी मैं मैदान जाता, वह दूर अपने घर की खिड़की से मुझे देखती रहती। लेकिन मजबूरी अब यह थी कि मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था और न वह मुझसे कुछ कह सकती थी। ले अब जो भी कहना और समझना है, वह संकेतों द्वारा ही मैं उन्हें समझा सकता था। इसलिए मैंने कुछ संकेत बनाए, जैसे सुबह 11 बजे से लेकर मैं दोपहर के 2 बजे तक मैदान के उस हिस्से में बैठता जहां से बुलबुल की खिड़की मुझे दिखती थी, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और इसके बाद घर आकर मैं केबीसी क्यूज शो देखता। केबीसी शो देखता, उनके सवाल जवाब अपने डायरी में लिखता। साथ ही उस दिन की हर बात मैं अपने डायरी में भी लिखता, जो मैं अपने कोड लैंग्वेज में लिखा करता, जिनका नाम मैंने कुणाल बुलबुल कोड रखा है। इस तरह समय बीत रही थी। वादे के अनुसार मुझे केबीसी से जुड़े सवाल जवाब लिखता रहना है, ताकि इनके जरिए मैं केबीसी मंच तक पहुंच सकूं और अपनी बात को कह सकूं। और दूसरी तरफ मुझे बुलबुल के करीब भी रहना है, ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि मैं उसके साथ हूं, उसे दिए वादे को पूरा करने की कोशिश में हूं। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था,
वैसे वैसे कई ऐसे ऐसे आश्चर्य और अद्भुत घटनाएं घट रही थी कि अब मैं और बुलबुल समझने लगे थे कि हमारा मिलना ईश्वर की मर्जी है। जैसे ही मैं मैदान पहुंचता और जैसे ही मेरी नजर बुलबुल की खिड़की में पड़ती, कुदरत का अनोखा नजारा हम दोनों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करती। मेरे मैदान में बैठते ही गाय, कबूतर, जीव जंतु भी आकर बैठ जाते। मौसम में बदलाव होने लगता। ये सब मैं और बुलबुल भी अनुभव करने लगे थे। कड़ी धूप हो तो पूरा छाया हो जाता। घनघोर बादल छाए हुए हो तो बादल को चीरकर सूर्य अपनी रोशनी बिखेरने लगती। बिन मौसम बारिश होने लगती। ऐसा प्रतीक होता जैसे कुणाल बुलबुल के बीच कुदरत भी अपने होने का एहसास हम दोनों को करा रही हो। इस तरह बिना कुछ कहे हम सब कुछ संकेतों के माध्यम से समझने लगे, मानो ईश्वर हमें संकेत दे रहा हो कि वह हम दोनों के बीच मौजूद है। साल 2007, 18 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा। आज से एक साल पहले 2006 को विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को हुआ था, पर इस बार विश्वकर्मा पूजा 18 सितंबर को पड़ा है। मैंने बुलबुल को पहली बार 2006 17 सितंबर को मेले में देखा था और साल भर बाद 2007 को विश्वकर्मा पूजा 18 सितंबर को पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बुलबुल आज जरूर मेले में आएंगी। साल 2007, 18 सितंबर विश्वकर्मा पूजा। मैं पूरे उत्सुकता के साथ मेले में गया और थोड़ी देर बाद बुलबुल भी अपने सहेलियों के साथ मेले में आई। अब बुलबुल भी ये बात समझ चुकी थी कि हमारा मिलना ईश्वर की मर्जी है, इसलिए अब बुलबुल के नजरों में मेरे लिए सम्मान था। पूरे मेले में हम एक दूसरे को प्यार भरे नजरों से देखते रहे, पर मजबूरी अब ये थी कि मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। बुलबुल से वादा किया है और वादे के अनुसार मुझे अब के बीसी मंच तक पहुंचना ही होगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिनसे मुझे केबीसी के मंच में अपने बात रखने का मौका मिले। इसलिए केबीसी से जुड़े हर सवाल जवाब को लिखना, साथ ही अपनी प्रेम कहानी कुणाल बुलबुल कोड को और मजबूत करना है। इसलिए मैं एक तरफ टीवी के माध्यम से केबीसी से जुड़े हर सवाल जवाब अपने डायरी में लिखता और दूसरी तरफ में बुलबुल के साथ देने के लिए मैदान जाता। इस तरह समय आगे को बढ़ रहा था और साथ ही मुझे बहुत से ऐसे बातों का पता चल रहा था जो संकेत दे रहा था कि यह प्रेम कहानी मैंने नहीं, ईश्वर ने रचा है। सबसे बड़ा संकेत था वह संख्या 17 और 18। मैं बुलबुल से पहली बार साल 2006 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन मेले में मिला था और साल 2007 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन मेले में बुलबुल और मेरे बीच एक अटूट रिश्ता की शुरुआत हुई। अब मैं बता रहा हूं 17 और 18 संख्या की वह महिमा जो ईश्वर का संकेत लगता है। बुलबुल अक्सर अपने सहेली के घर जाती थी और उसके सहेली का घर नंबर 17 से 18 है, जहां वह घंटों अपने सहेली के घर के गेट के पास बैठी रहती थी और संयोग से उस गेट में 17 और 18 नंबर अंकित है, जो एक ईश्वर का संकेत था। धीरे धीरे और भी कई ऐसे ऐसे संकेत मिलने लगे जो बहुत ही गहरे सोच को उजागर कर रही थी। बुलबुल जिस मैदान के करीब रहती है, वह मैदान अपने आप में बहुत ही अनोखा था। ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे बुलबुल के जरिए यह मैदान मुझे कुछ कहने और समझाने की कोशिश कर रहा है। इस मैदान की बनावट कुछ ऐसे रहस्य को उजागर कर रही है जो साईं बाबा से जुड़ा हुआ है। इस मैदान के पूरब में शनि जी का मंदिर है और पश्चिम में 3 सीढ़ीनुमा बैठने के स्थान।
जहां मैं अक्सर बैठा करता था, और उत्तर दिशा में बुलबुल का घर था, तो दक्षिण दिशा की ओर बुलबुल की सहेली का घर। संख्या 17 और 18, जहां बुलबुल अक्सर अपने सहेली के साथ बैठती थी। मैं समझ चुका था कि ये सब जो दिख रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है, ये सब कुछ न कुछ मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अब मैं समझने लगा हूं। इस जगह की बनावट साईं बाबा की कर्म भूमि शिरडी की तरह है। शिरडी झीन का अर्थ होता है सीढ़ी, यानी कि शिरडी का संकेत, और मैदान के पश्चिम की ओर बने 3 सीढ़ी नुमा बैठने के स्थान, और मैदान के पूरब की ओर शनि जी का मंदिर, यानी कि शनि सिग्नापुर, ये एक संकेत है। बचपन से ही एक नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो किसी न किसी तरह से मुझे हर बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है, और वह नाम है साईं बाबा। यानी कि मुझे यहां तक पहुंचाने और समझाने के लिए साईं बाबा ने बुलबुल को जरिया बनाया है, और साईं बाबा मुझसे कुछ चाहते हैं। मैं अब साईं बाबा से जुड़े हर सच को जानना और समझना चाहता था। इसलिए मैं साईं बाबा के जीवनी को जानना शुरू किया, और तब मुझे पता चला कि साईं बाबा अपने जीवन काल में कई बातों को गुप्त रखते थे। साईं बाबा कौन थे? वे कहां से आए थे? साथ ही उनके कहे बातों का क्या अर्थ है? उन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। साईं बाबा अपने जीवन काल में एक रहस्यमय इंसान थे। शायद उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए साईं बाबा ने मुझे चुना है। इस मैदान में आते ही मुझ में तरह तरह के ख्याल आने लगे, जो मैं अपने डायरी में लिखना शुरू किया। मुझे पता है ये दुनिया मेरे बातों और एहसासों को कोई मोल नहीं देंगे, इसलिए मुझे अपने बातों को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस मैदान का वीडियोग्राफी करूंगा, और जो कुछ भी मुझे इस मैदान में दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, उन्हें मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब यह प्रेम कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, मेरे अस्तित्व की खोज है, और अब यह मैदान मेरा गुरु स्थान है, जहां मुझे कुदरत के अद्भुत अनोखे नजारे दिख रहे हैं, उनकी अनुभूति हो रही है। और इस तरह मैं हर बार बुलबुल के करीब रहते हुए एक अनोखी दुनिया, एक अनोखी सोच के साथ खुद को जोड़ता जा रहा था। और वह पल जो बुलबुल के करीब बीतता, उन्हें मैं अब रिकॉर्ड भी करता। साथ ही जो कुछ अनुभव हुआ, उसे अपने डायरी कुणाल बुलबुल कोड में लिखता रहता। और दूसरी तरफ KBC 3, जिन्हें शाहरुख खान जी ने होस्ट किया था, वह कुछ महीने बाद बंद हो गई। मैंने KBC 1, 2, 3 से जुड़े हर सवाल जवाब लिखकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। KBC से जुड़े डायरी के साथ अब मेरे पास एक अनोखी कहानी कुणाल बुलबुल कोड भी है, जिनमें प्रेम, प्रतिज्ञा और रहस्यों का अनोखा मिश्रण है, जिन्हें मैं अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी को बताना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी कहानी अपनी आप बीती पत्र के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी के पते पर भेजकर उनसे मदद की गुहार लगाए। पर कई पत्र लिखने के बाद भी मुझे अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा था। पर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगा हुआ था। अब तक बुलबुल भी ये बात समझ चुकी थी कि कुणाल किसी रहस्य के खोज में लगा हुआ है। इसलिए मैं जब भी मैदान पर आता, वह मुझे सम्मान और प्यार भरे नजरों से देखती रहती, और मैं मैदान में बैठा बुलबुल का साथ देता, और जो कुछ अनुभव होता उन्हें अपने डायरी में लिखता रहता। यह मैदान अब मेरे लिए एक गुरु स्थान जैसा था। यहां का वातावरण और नजारे मुझे हर पल एक अलग दुनिया, एक अनोखी सोच के साथ जोड़ने लगा था। वक्त के साथ अब हमारा प्यार भी गहराता जा रहा था। हम बिना एक दूसरे से बातें किए
एक दूसरे के मन की बातों को संकेतों के द्वारा समझने लगे थे। मैंने संकेतों द्वारा एक ऐसा कोड बनाया था जो सिर्फ मैं और बुलबुल समझने लगे थे। अब तक बुलबुल भी यह बात समझ चुकी थी कि कुणाल बहुत ही बड़ी खोज में लगा हुआ है, और यह सच भी है। जो कुछ अनुभव कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां करना इस वक्त मुमकिन नहीं, इसलिए उसे मैं अपने कोड भाषा में लिख रहा हूं। इस तरह वक्त बीत रहा था और मैंने साईं बाबा से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगा रहा, पर वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदलने लगा था। अब मैदान में बुलबुल के साथ ही कई लोग मुझे फॉलो करने लगे थे। वह लोग भी अब मुझे समझने की कोशिश करने लगे, जिनसे मेरा एकाग्रता अब भंग होने लगा था। इसलिए अब मैंने मैदान जाना बहुत कम कर दिया, पर तब तक मैंने इस मैदान से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाया जो शब्दों में बयां करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। बस इतना कह सकता हूं, कुणाल बुलबुल का प्यार एक ऐसे सोच को जन्म दे रहा था जो अपने आप में एक अजूबा होगा, इस सदी का सबसे गहरा रहस्य को उजागर करेगा। इसलिए मैं बस इतना कह सकता हूं, कुणाल बुलबुल का मिलना ईश्वर की मर्जी थी, क्योंकि बुलबुल के जरिए मुझे एक सत्य को साबित करना था। वह मैंने किया। वह सत्य अभी मैं पूरी तरह से बयां करने में असमर्थ हूं। मैं इस सच को तभी साबित या बयां कर पाऊंगा जब मैं अमिताभ बच्चन जी तक पहुंच पाऊंगा। केबीसी के मंच में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसलिए इस वक्त इतना ही कह सकता हूं, जहां प्यार पवित्र होता है वहां ईश्वर की माया जुड़ी होती है, और कुणाल बुलबुल का प्यार पवित्र है। साल 2010, लंबे इंतजार के बाद केबीसी 4 फिर से आरंभ हुआ, जिन्हें फिर से होस्ट सर अमिताभ बच्चन जी ने किया, और मैंने उनसे जुड़े सवाल जवाब भी लिखना शुरू किया। एक तरफ मैं केबीसी से जुड़े सवाल जवाब को लिखकर एक आश लगाए बैठा था, तो दूसरी तरफ कई कोशिशों के बाद भी मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ संपर्क नहीं बना पा रहा था, और वक्त आगे को बढ़ता जा रहा था। साल दर साल बीत रहे थे। केबीसी 4, केबीसी 5, केबीसी 6 और साल 2013 केबीसी 7 से जुड़े सवाल जवाब लिखकर मैं अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा हुआ था। इन दौरान मैं बुलबुल का साथ भी दे रहा था, उन्हें संकेतों द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें दिया वादा को पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पर मेरे लाख कोशिशों के बाद भी मेरी आवाज सर अमिताभ बच्चन जी तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे प्रेम पत्र उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। और साल 2013 मैंने अब सोशल मीडिया इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने अमिताभ बच्चन जी को फेसबुक के माध्यम से अब अपनी आप बीती समझाने की कोशिश की, पर यहां भी मैं विफल रहा। फेसबुक के माध्यम से मैंने अमिताभ बच्चन जी को कई महीनों तक संदेशे भेजता रहा, अपनी आप बीती समझाने की कोशिश करता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब सर अमिताभ बच्चन जी पर क्रोध आने लगा। मेरे लाख कोशिशों के बाद भी उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैं अब अमिताभ बच्चन जी के ऑफिशियल ब्लॉग अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग पर पहुंचा, जहां मैंने अपनी नाराजगी दर्ज किया। और इंटरनेट के माध्यम से अब मैं सर अमिताभ बच्चन जी से सवाल करने लगा कि क्यों वह एक अनोखे केबीसी फैन को अनदेखी कर रहे हैं। और तभी मुझे अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग के कुछ सदस्य समझाने लगे कि धैर्य रखो, अमिताभ बच्चन जी जरूर मेरी बातों को सुनेंगे।
मैंने भी धैर्य रखा और पूरे समर्पण के साथ मैंने अमिताभ बच्चन जी के सोशल मीडिया अकाउंट अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग पर अपनी मौजूदगी जारी रखी। उन्हें आदर और सम्मान से अपनी आप बीती बताता रहा। वक्त बीतता जा रहा था। साल 2014 से साल 2015, आखिरकार मुझे अमिताभ बच्चन जी का जवाब मिला। उन्होंने मुझे ईएफ यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली का सदस्य कहा। वक्त के साथ मैं अब अमिताभ बच्चन जी के ऑफिशियल ब्लॉग का एक सदस्य बन चुका था और मेरी पहचान कई ऐसे लोगों से हुआ जिनके जरिए मुझे केबीसी मंच पर जाने का मौका मिला। साल 2017 संस्करण KBC 9 मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि मुझे केबीसी में दर्शक के तौर पर शूटिंग देखने जाने का मौका मिला और मैं पहली बार अमिताभ बच्चन जी को सामने से देखने वाला था। बुलबुल से वादा किया है कि मैं एक दिन अपने प्यार का इजहार केबीसी मंच से अपने गुरु सर अमिताभ बच्चन जी के सामने करूंगा। कई कोशिशों के बाद मुझे केबीसी मंच में दर्शक के रूप में जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए मुझे केबीसी मंच पर जाने के लिए अब पूरी तैयारी करनी होगी। मुझे सबूत के तौर पर वह डायरी लेकर जाना होगा जिनमें मैंने केबीसी के सवाल जवाब टीवी के माध्यम से लिखा है। साथ ही मुझे अपनी प्रेम कहानी KBC क्रिएटेड KBC कुणाल बुलबुल कोड वाली डायरी भी रखनी होगी और एक पत्र जिनमें मैं अमिताभ बच्चन जी से मदद का गुहार लगाऊंगा। साल 2017 KBC 9 की शूटिंग मुंबई महाराष्ट्र में होगा और महाराष्ट्र में ही साईं बाबा का मंदिर शिरडी भी है। इसलिए मुझे एक साथ अपने दो गुरु साईं बाबा और सर अमिताभ बच्चन जी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। उम्मीद और गहरी आस्था के साथ मैं केबीसी मंच में पहली बार साल 2017 KBC संस्करण 9 के शूटिंग के दौरान पहुंचा और अमिताभ बच्चन जी को बिल्कुल करीब से देखा। KBC संस्करण 9 के शूटिंग के दौरान जब मैंने अमिताभ बच्चन जी को देखा तो इतना भावुक और उत्साहित हो गया कि मैं बिल्कुल निशब्द हो गया। बस सर अमिताभ बच्चन जी को देखता ही रह गया। जब KBC संस्करण 9 की शूटिंग खत्म हुआ तो सर अमिताभ बच्चन जी दर्शकों से मिलने आए और जब वह मुझसे मिले तो मैंने सर अमिताभ बच्चन जी को वह डायरी और पत्र दिए जिनमें एक वादा का सच था। इस तरह कई सालों की कोशिशों के बाद मैं आखिरकार अमिताभ बच्चन जी को KBC मंच में वह डायरी और पत्र दिया जिनमें मेरी भक्ति और प्रेम का प्रमाण था। इसके बाद मैं साईं बाबा के कर्म भूमि शिरडी मंदिर को गया। मैंने साईं बाबा के समाधि पर माथा टेक प्रार्थना किया कि मुझे अपने बात रखने का एक मौका मिल जाए और शिरडी साईं बाबा के मंदिर का दर्शन कर मैं फिर से अपने घर कोलकाता को पूरे आश और उम्मीद के साथ लौट आया। घर को पहुंच मैं फिर से एक शिष्य की तरह KBC संस्करण 9 के अध्याय से जुड़े सवाल जवाब टीवी के माध्यम से अपने डायरी में लिखना शुरू किया। साथ ही अब मैं हर दिन अमिताभ बच्चन जी के सोशल मीडिया अकाउंट अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग में अपनी मौजूदगी अपना प्यार देता रहा। इस तरह वक्त बीत रहा था, पर चिंता एक बात की हो रही थी कि अमिताभ बच्चन जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जो पत्र और डायरी मैंने अमिताभ बच्चन जी को दिए थे, उनसे जुड़ा कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पर मेरी कोशिश और इंतजार जारी रही। देखता देखता KBC 9 संस्करण का भी अंत हो गया, पर एक फैन कुणाल को एक मौका KBC मंच पर अपनी बात रखने को नहीं मिला। और दूसरी तरफ बुलबुल, जो मेरे वादे का पूरा होने का इंतजार कर रही थी,
उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये जानने के लिए मैं मैदान जाता। कई उलझने, उम्मीदों और दर्द को समेटे मैं अपने कोशिशों में लगा रहा सोशल मीडिया के जरिए कई बार मैंने अपनी प्रेम कहानी अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग में पोस्ट कर अमिताभ बच्चन जी से मदद का गुहार लगाता रहा, पर इनका कोई भी असर सर अमिताभ बच्चन जी को नहीं हो रहा था। साल 2018 केबीसी संस्करण 10 के शूटिंग के दौरान भी मुझे केबीसी मंच में जाने का मौका मिला, और जब अमिताभ बच्चन जी से मिला तो मैंने फिर से केबीसी के सवाल जवाब वाली डायरी, पत्र और अपनी अनोखी कहानी केबीसी क्रिएटेड केबीसी सर को दिया। मैंने अमिताभ बच्चन जी के घर जलसा में भी जाकर अमिताभ बच्चन जी के चरण छुई, उन्हें पत्र दिया और आग्रह किया कि पत्र को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं शब्दों में अपनी आप बीती समझाने में असमर्थ हूं। पर इतने आग्रह, उम्मीद और कोशिशों के बाद भी मुझे निराशा ही मिल रही थी। अमिताभ बच्चन जी मेरे जज्बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। वक्त आगे को बढ़ता जा रहा था, पर मैं अमिताभ बच्चन जी को समझा ही नहीं पा रहा था कि मेरी क्या मजबूरी है। पर मेरी कोशिश जारी रही। एक अमिताभ बच्चन जी ही है जिनके जरिए मैं बुलबुल को दिया वादा पूरा कर सकता हूं। इसलिए मैं ये आश लगाए बैठा था कि एक दिन जरूर अमिताभ बच्चन जी मुझे केबीसी मंच पर अपनी बातें रखने का मौका देंगे। पर साल दर साल निकलते चले गए, पर मुझे अमिताभ बच्चन जी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। हाँ, एक आध बार अमिताभ बच्चन जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जवाब देते थे, पर वह सिर्फ उनकी शुभकामनाएं होती थी। वक्त के साथ अब मैंने मैदान जाना भी छोड़ दिया। किस मुंह से जाऊं? वहां बुलबुल मेरे वादा पूरा होने के इंतजार में है, और अमिताभ बच्चन जी अब तलक मेरे पत्रों के जवाब नहीं दे रहे थे। पर मैं अपने कोशिशों में लगा रहा। केबीसी 11, 12, 13, 14 साल दर साल केबीसी के संस्करण आते रहते। मैं हर बार केबीसी के शूटिंग देखने महाराष्ट्र को जाता रहा। सर अमिताभ बच्चन जी को अपने डायरी देता रहा, पर अमिताभ बच्चन जी के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। सर अमिताभ बच्चन जी के खामोशी ने अब सारे आशाएं और उम्मीदें मेरी खत्म करने लगे थे, और दूसरी तरफ जो वादा बुलबुल से किया था वक्त के साथ धूमिल होने लगे। पर अब मेरे लिए पीछे हटना नामुमकिन है। जो वादा किया है बुलबुल से, उनके अनुसार मुझे अमिताभ बच्चन जी को मनाना ही होगा। वक्त जो आगे को बढ़ता जा रहा था, और साथ ही यह भी एहसास होने लगा था कि अब शायद बुलबुल भी मुझे भूलने लगी होगी, क्योंकि मैं अपने वादे को पूरा ही नहीं कर पा रहा हूं। धीरे धीरे मैं सबसे दूर होता जा रहा था। दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार, सभी से मैं खुद को दूर करता जा रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, बस खुद को साबित करना है। साल 2023 केबीसी संस्करण 15 और साल 2024 केबीसी संस्करण 16 भी आए। हर बार की तरह इस बार भी मैंने टीवी के माध्यम से मैंने उनसे जुड़े सवाल जवाब भी लिखे। साथ ही हर बार के बीसी के शूटिंग देखने महाराष्ट्र गोरेगांव को गया, और शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने फिर से वह डायरी और पत्र अमिताभ बच्चन जी को बहुत ही उम्मीद और आश के साथ दिए, पर नतीजा वही रहा। कोई भी सकारात्मक जवाब अमिताभ बच्चन जी की तरफ से नहीं मिला। अमिताभ बच्चन जी के इतने करीब होकर भी मैं हर बार मायूस ही रह गया, और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा कि अमिताभ बच्चन जी से मैंने आश लगाकर जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जो वादा बुलबुल से किया था वह अब जीवन की सबसे बड़ा दुख बन चुका था। पर कहते हैं जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वर का रचा माया है। ईश्वर मेरा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इम्तिहान देनी ही होगी। वादे को निभाता निभाता मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना है, जो एक रहस्यमय रहस्य है। अफसोस इस बात का रहा कि मैं ये रहस्य, ये सच सर अमिताभ बच्चन जी को समझाने में विफल रहा।
मैंने जो कुछ समझा, जाना और जिया, वह कोई आम जीवन नहीं थी। कुणाल बुलबुल कोड इस सदी की सबसे बड़ी रचना है जिनमें कई रहस्यों का संगम है, जो शायद मैं इस वक्त इनकी गहराई को शब्दों में नहीं समझा सकता। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि कोई भी मेरे गुरु सर अमिताभ बच्चन जी से यह सवाल ना करे कि उन्होंने कुणाल को अपने बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया। मैं अमिताभ बच्चन जी से नाराज नहीं हूं, न ही मैं अमिताभ बच्चन जी को गलत मानता हूं, क्योंकि शायद गलत मैं ही हूं जो अमिताभ बच्चन जी के सामने खुद को ठीक तरह से पेश नहीं कर पाया। यह बात सही है कि मैं हर बार केबीसी मंच में अमिताभ बच्चन जी के सामने बिल्कुल शून्य सा हो जाता हूं। उनसे कुछ भी कहने के हालत में नहीं रहता था। बस उन्हें पत्र देकर यह उम्मीद लगा बैठता हूं कि वह जरूर उन्हें पढ़ेंगे, जो शायद मेरी भूल है। और इसलिए मैंने ये वीडियो पूरे दुनिया के लिए बनाई है। कोई तो होगा जो मेरे जज्बातों को सही सही समझ पाएगा, क्योंकि मैं भी अब मानता हूं मुझे समझना हर किसी के लिए बहुत ही कठिन है। जीवन भर अपने प्यार को दिया वादा निभाने के लिए मैंने एक ऐसे भूल भी किया जिन्हें निभाना मेरा पहला धर्म था, मेरी पहली जिम्मेदारी थी, और वह है अपने मां का ख्याल रखना। पर अब तक मेरी मां ही मेरा ख्याल रख रही है। जीवन में हर बार मैं विफल रहा, पर मेरी मां ने हर बार मेरा हौसला बढ़ाया। इसलिए अब जरूरी है कि मैं अपने मां के खुशी के लिए कुछ करूं, उन्हें अब आराम दूं। उन्होंने मेरे लिए बहुत से दुख झेले हैं, इसलिए अपने मां का अब सेवा करना है। पर एक प्रेमी के नाते मेरा एक और भी फर्ज है, और वह है अपने प्रेमिका का ध्यान रखना, उन्हें सदा खुश देखना। पर जाने अनजाने में मैंने बुलबुल को बहुत दुख दिए हैं। मैंने बुलबुल से वादा किया था और तब सोचा नहीं था कि उस वादे को निभाता निभाता आधी जीवन निकल जाएगी और फिर भी वादा अधूरा ही रह जाएगा। बुलबुल, बस उनके नाम के सिवा और कुछ नहीं जान सका। वह कौन है, कहां से आई थी, उनकी क्या पहचान है, आज तलक मैं जान नहीं सका। पर फिर भी बुलबुल को मैंने इतना चाहा कि उसे दिए वादे को पूरा करने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। कई साल बीत गए बुलबुल को देखे हुए। मैं बुलबुल से इस वजह से दूर हो गया क्योंकि उन्हें दिया वादा को पूरा करने में मैं असफल रहा, जिनका हर पल अफसोस मुझे है। यह भी एहसास है कि बुलबुल ने भी मेरे लिए बहुत से दुख झेले होंगे, बहुत इंतजार किया होगा मेरे वादे को पूरा होने का। पर सालों के इंतजार ने उन्हें भी अब फैसला लेने पर मजबूर कर दिया होगा। इसलिए अब कुणाल के लिए बुलबुल एक सम्मान है। मेरे लिए अब बुलबुल को पाना या नहीं पाना यह कोई मायने नहीं रखता। बस उसकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं बुलबुल को हमेशा खुश देखना चाहता हूं, वह जहां भी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वह बुलबुल का ख्याल रखे। मेरे लिए बुलबुल की खुशी ही सबसे बड़ी जीत है। मैं बुलबुल से माफी मांगता हूं। अब शायद बुलबुल को दिया वादा मैं कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। वक्त और हालात अब वैसे नहीं रहे, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। भले ये केबीसी का मंच न हो, भले सर अमिताभ बच्चन जी का साथ और आशीर्वाद ना हो, पर जो बात कहनी थी वह बस इतना है, आई लव यू। बुलबुल, जब तलक ये जीवन रहा, मैं ईश्वर से सदा आपके खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं करता रहूंगा। भले शायद अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए होंगे, पर मैं हमेशा आपके आहट को महसूस करता रहूंगा। तो दोस्तों, ये है मेरी अजीबो गरीब अधूरी प्रेम कहानी। 20 साल पहले बुलबुल को देखा था,
और तब से लेकर आज तक मैं उन्हें एक पल के लिए भी भूल ना सका। नहीं जानता ये प्यार क्यों होता है, पर जब होता है तो हम एक योद्धा बन जाते हैं। किसी भी हालात के लिए बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। इन 20 साल में जीवन में ना जाने कितने जुल्मों सितम मैंने झेले होंगे, पर एक योद्धा की तरह मैं अपने वादों के साथ आज तक डटा हुआ हूं। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? जितना हो सका उसे मैंने इस 1 घंटे के वीडियो से खुद को और आप सभी को समझाने की कोशिश मैंने की। अब ये कहानी मेरी नहीं रही। अगर इसमें कहीं सच्चा प्रेम है तो मैं इसे दुनिया के विवेक पर छोड़ता हूं। अब आप सभी इस अनोखे अधूरे प्रेम कहानी के मसीहा हो। आपका आशीर्वाद और एक शेयर इसे अधूरा से पूरा कर सकता है। यह कहानी आपके आशीर्वाद के बिना यूं ही अधूरा रह जाएगा।